If two or more resistors are connected in such a way that the same potential difference gets applied to each of them, then they are said to be connected in parallel. The current flowing through the two resistances in parallel is, however, not the same when we have two or more resistances joined in parallel to one another. Then the same current gets additional path to flow and the overall resistance decreases. The equivalent resistance is given by 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. अगर आपके पास पे तीन रजिस्टर्स आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो पहली बात तो पैरेलल कनेक्ट होने का मतलब यह है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पर तीनों के थ्रू करंट की जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी, बिकॉज यहां से आने वाले करंट को थ्री डिफरेंट पाथ्स मिल रहे हैं जाने के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज यहां पे इक्विवेलेंट को आरपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इनफैक्ट जितने भी हो सबके रेसिप्रोकल्स के एडिशंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो कम होके आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है जबकि सीरीज में बढ़ जाता है। आसान सी बात है। सो 3 resistances 2 ohm, 6 ohm and 8 ohm are connected in parallel, then equivalent resistance is, देखो आप एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां गैस करने से बेटर मैं रिकमेंड करूंगा कि फाइनल वैल्यू निकाल के ही गैस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 upon R equivalent is equals to 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 8, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम? 24, यहां आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 3, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R equivalent। तो R equivalent कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 16 और 3 19, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेस देन 2। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम वाले रेजिस्टेंस से भी लेस आता है। यहाँ पे मिनिमम कौन था? 2 ओम, 2 ओम से भी कम आएगा। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम वाले से ज्यादा आता है, ठीक है। सो ना तो इनके बीच में कहीं आएगा सीरीज में, ना पैरेलल में इनके बीच में कहीं आएगा। अगर प्योरली सीरीज एंड प्योरली पैरेलल है तो, मिक्स कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मिक्स कॉम्बिनेशन में कहानी बदल जाएगी, बट अगर प्योरली सीरीज और प्योरली पैरेलल है तो रूल क्या है कि मैक्सिमम वाले से ज्यादा आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और मिनिमम वाले से भी कम आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिमाग में रखना, टाइम बचता है, ठीक है। A wire of resistance 12 ohm is cut into 3 equal pieces and then twisted their ends together, their equivalent resistances। देखो एक वायर थी जिसका खुद का रेजिस्टेंस 12 ओम था, उसके 3 इक्वल पीसेस कर दिए गए। तो मान लो ये हमारी वायर है, इस वायर का ओवरऑल रेजिस्टेंस है 12 ओम। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब अगर इसकी लेंथ और बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, लेंथ अगर डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। पर इस वायर के ना 3 इक्वल पीसेस कट कर दिए गए। अब 3 इक्वल पीसेस कट कर दिए गए तो आपको 3 नए वायर के पीसेस मिल रहे हैं। फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस मैंने R1 बोल दिया, सेकंड वाले का R2 बोल दिया, थर्ड वाले का R3 बोल दिया, जहां पे R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों मिला के किसके इक्वल हो जाएंगे? R के, जो कि 12 ओम था। अब सिंस ये इक्वल लेंथ के पीसेस है, इसलिए हो ना हो R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 हो जाएगा, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये रिलेशन कैसा बन जाएगा, और इसको मैं R डैश बोल देता हूं, तो ये रिलेशन ऐसा बन जाएगा कि 3R डैश इज इक्वल्स टू 12। तो R डैश कितना हो जाएगा? R डैश हो जाएगा 12 ओवर 3, कैंसिल करा 4 ओम। मतलब हर एक जो पीस काटा जाएगा इस 12 ओम की वायर से, तो उनका रेजिस्टेंस इक्वल रहेगा अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो, और वो कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि 3 पीसेस करें, अगर 5 करे होते 1/5 हो जाता, अगर 10 पीसेस करे होते 1/10 हो जाता। तो दिमाग में लॉजिक सेट करते हुए चलना। अब इन तीनों वायर्स को, इन तीनों पीसेस को पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलल कनेक्ट करा,
तो ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। मान लो ए और बी पॉइंट्स के बीच में पैरेलल कनेक्ट करा, तो जब भी n नंबर ऑफ रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट कराया जाता है और वो उनका सबका अगर रेजिस्टेंस सेम होता है, तो ऐसे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R डैश बाय n। ये उन सबका इक्वल रेजिस्टेंस जो है अपॉन जितने आपने रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करवाया है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 ओम। आसान सी बात है, इजी। Next, three resistances are connected as shown in the equivalent resistance between A and B। आप इन तीन रेजिस्टर्स को अगर देखोगे तो यहां से पहला रेजिस्टर कनेक्टेड है 1 ओम का, यहां से सेकंड रेजिस्टर कनेक्टेड है 6 ओम का, और देन थर्ड रेजिस्टर यहां से कनेक्टेड है 3 ओम का। अगर आप नोटिस करोगे तो वायर सिर्फ यहां पे बेंड कर रही है, यहां पे कोई जंक्शन नहीं बना रही इन दो पॉइंट्स पे। जंक्शन वहां बनेंगे जहां पे मल्टीपल वायर्स आके, मतलब दो से ज्यादा वायर आके कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहां पे ए और बी दो जंक्शन है, तो हो ना हो ये और ये इस 3 ओम के पैरेलल है। तो हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि 1 ओम 3 ओम और 6 ओम ये आपस में पैरेलल है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल प्लस सेकंड वाले का रेसिप्रोकल प्लस थर्ड वाले का रेसिप्रोकल। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आ गया, यहां जाएगा 6 + 2 + 1, सामने 1/R इक्विवेलेंट। अपेरेंटली R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 6/9। कैंसिल आउट करोगे 2/3 या फिर 0.66 ओम। तो जो भी दोनों में से आंसर दे रखा हो वही करेक्ट है। Which of the following relation is correct? इन सब में से ये जो डायग्राम दे रखा है यहां से कौन सा रिलेशन करेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। देखो डायग्राम क्या इन्फॉर्म करना चाहता है हमें कि A और B टर्मिनल्स के बीच में 3 रेजिस्टर्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट करा गया, 5 ओम 10 ओम 15 ओम। तीनों में से अलग अलग करंट I1 I2 I3 फ्लो हो रहा है। हमें I1 I2 और I3 का रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब हो ना हो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। सो यहां से अगर मैं I1 निकालना चाहता हूं तो I1 बन जाएगा V/5, I2 बन जाएगा V/10 और I3 बन जाएगा V/15। बता सकते हो कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है? सबका न्यूमरेटर सेम है, इनमें से सारे के लिए सबके लिए न्यूमरेटर क्या है, V है, तो सबका न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा वो वैल्यू सबसे छोटी, और डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी। तो हो ना हो I1 इज ग्रेटर देन I2 विच इज ग्रेटर देन I3, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, बट रिलेशन कुछ और मांग रहा है हमसे कि एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के दो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज। तो अगर आप इनके रेशियोज ले लोगे, सबसे पहले तो मैंने I1 और I2 का रेशियो ले लिया, I1 और I2 का रेशियो लिया तो कितना आ जाएगा V/5 अपॉन V/10। V से V कैंसिल, 10 ऊपर गया तो कितना बन गया I1/I2 इज इक्वल टू 10/5, कैंसिल करके कितना बना 2। तो मुझे एक रिलेशन समझ में आ गया कि I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2। फिर से मैं I1 और I3 का रेशियो लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक ही साथ में I1 I2 I3 के रेशियोज दे रखे हैं, यहाँ पे रेशियोज दे रखे हैं तभी इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बार मैं I1 और I3 का रेशियो लेने वाला हूं। I1 हो जाएगा फिर से V/5 और I3 हो जाएगा V/15। V से V कैंसिल, 15 ऊपर गया तो I1/I3 कितना हो जाएगा 15/5, कैंसिल आउट करा कितना आ जाएगा 3। तो I1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ I3। तो रिलेशन क्या बना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ I3। सो I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ I3। इजी। फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। देखो खास बात यह है यहाँ पे कि सारी ब्रांचेस के रेजिस्टेंस इक्वल हैं, 12 12 12 12, ठीक है। तो आपको हर ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रांचेस के लिए करंट निकालना है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट निकालना चाहता हूं तो इसको अगर मैं I1 बोल दूं तो क्या हो जाएगा V/R, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना लग रहा है 3 वोल्ट अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा 1/4 मीन्स 0.25 एम्प्स। आसान सी बात है, ठीक है।
इनफैक्ट अगर आप इसके लिए नोटिस करो तो इसके लिए भी 3/12 आएगा, इसके लिए भी 3/12 आएगा, इसके लिए भी 3/12 आएगा। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आपको ओवरऑल करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ब्रांचेस में से करंट निकालना चाहते हो। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसका भी करंट, इसका भी करंट, इसका भी करंट, इसका भी करंट, इन चारों का करंट कितना आएगा? 0.25 एम्पियर। तो जो मैं बता रहा हूं उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको अगर इस पूरे सर्किट का करंट निकाल के दिखाऊं, करंट की डायरेक्शन उल्टी लिख दी थी मैंने, कुछ ऐसे जाएगा करंट, यहां से नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, बैटरी की पोलैरिटी देख के, ठीक है, तो वो सही कर लेना बाद में। सो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12/4 बोले तो कितना? 3 ओम। अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा जब हम इसका एक रिप्रेजेंटेटिव सर्किट बनाएंगे या इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे जिसमें 3 वोल्ट की बैटरी 3 ओम के रेजिस्टर से कनेक्टेड है। तो ऐसे में अगर आप इसका आई फिगर आउट करना चाहते हो तो आई कितना हो जाएगा? V/R, कैंसिल करेंगे 1 एम्पियर। अब आप नोटिस करो, इसका 0.25, इसका 0.25, इसका 0.25, इसका 0.25, चारों मिलके कितना बना रहे हैं? 1 एम्पियर। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ओवरऑल करंट अगर नहीं पूछा गया तो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द वैल्यू विल बी 0.25 एम्पियर। आसान। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। Several resistors may be combined to form a network. The combination should have two endpoints to connect it with a battery or the other circuit elements. When the resistances are connected in series, the current in each resistance is same, but the potential difference is different in each resistor. When the resistances are connected in parallel, the voltage drop across each resistance is same but the current is different through each resistor. ये तो हमें पता ही है। The household circuits are connected in, household circuits को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। Two wires each of resistance are initially connected in series and then in parallel. In the graph it shows the resistance in series and parallel. Which of the following is correct? There are two resistors which are connected in series. तो ऐसे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। अगेन दीज टू रेजिस्टर्स नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ऐसे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2। आसान सी बात है। अच्छा, कौन ज्यादा है? सीरीज वाला ज्यादा है। सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज्यादा रहेगा। आसान सी बात है। अभी जो ग्राफ है ना, ये IV ग्राफ है, आपको पढ़ाया जाता है VI ग्राफ। VI ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब मैंने यहाँ पे दो लाइंस बना दी, A और B। तो A का इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं स्लोप। तो यहां से जो ऊपर की तरफ रहेगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा कहलाएगा, मतलब R of A इज ग्रेटर देन R of B। अगर ग्राफ VI है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लैंट ज्यादा होगा। अगर ग्राफ IV हो जाएगा तो IV ग्राफ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को शो करता है। तो IV ग्राफ में अगर मैं A को ऊपर बना रहा हूं, B को नीचे बना रहा हूं, तो ये एक्चुअल में इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी को। इसको शो कर रहे हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी या कंडक्शन जब बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे A और B में, A और B को IV ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा गया, तो हो ना हो जो नीचे है वो ज्यादा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है रेदर देन ऊपर वाले से। अब हमारे इस क्वेश्चन में ज्यादा रेजिस्टेंस किसका था? सीरीज का था। तो नीचे वाली लाइन जो A वाला स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन को। और B वाला स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन को। सो विच कंक्लूजन इज राइट? A denotes parallel combination, B denotes series combination, A denotes series, B parallel. So option C. Easy. The equivalent resistance of R1 and R2 when connected in series is R1, and when they are connected in parallel is R2.
देन द रेशियो इज, देखो R1 और R2 दो रेजिस्टर्स हैं, इन्हें जब सीरीज में कनेक्ट करा गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1, तो मैं लिख देता हूं सीधा R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इसमें कोई दिक्कत, आसान सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला रिलेशन। और ये कह रहा है जब इनको पैरेलल कनेक्ट कराया जाएगा तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कैपिटल R2 होगा, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो आप उनको सिंपली इस फॉर्मूला से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये मांग रहा हमसे रेशियो, सीरीज वर्सेस पैरेलल, बहुत आसान है। तो R1 अपॉन R2 करा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या बन गया R1 R2। दिख रहा है कोई ऑप्शन? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत बेसिक सा सर्किट है। देखो यहाँ पे 3 ओम और 3 ओम, ये दोनों एक ही आर्म पे कनेक्टेड है, मतलब हो ना हो ये सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम। तो मैं यहाँ पे 6 ओम की ब्रांच लगा सकता हूँ। अब आप नोटिस करो ये 6 ओम और ऊपर से जो 6 ओम हमें मिला, ये दोनों ए और बी के बीच में कैसे पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6/2, कैंसिल करा 3, ठीक है। सो आंसर विल बी 3 ओम, इजी। Two resistances 10 ohm and 3 ohm are connected in parallel across a battery. If there is a current of 0.2 ampere in 10 ohm resistor, then voltage supplied by the battery. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टू रजिस्टर्स 10 ओम एंड 3 ओम ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड है एक बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन नहीं है, जिसे हमने V बोल दिया। खास बात यह है कि हमें इनमें से एक रजिस्टर के थ्रू करंट दे दिया गया है, दैट इज 0.2 एम्प्स। अब आप क्या इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR। V कितना हो जाएगा 0.2 टाइम्स 10, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा कि इन दोनों ही रजिस्टर्स के पैरेलल सेम पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता रहेगा, तो मतलब 2 वोल्ट यहाँ है तो 2 वोल्ट यहाँ भी होगा और 2 वोल्ट यहाँ भी होगा, तो हो ना हो हमारी बैटरी कितने वोल्ट की होगी 2 वोल्ट की होगी, ठीक है। ये तो निकल गया आंसर। अब कल को अगर वो हमसे पूछ ले कि बताओ इसका करंट कितना है, तो कैसे निकाल लेंगे? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो I अबाउट दिस 3 ओम रजिस्टर विल बी 2/3, आसान सी बात है, एंड इन एम्पियर्स, इजी। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर पे केस बेस है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। तो किसी भी अप्लायंस की अगर आपको ये निकालनी है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है आपके घर में, तो उसके ऊपर जो पावर रेटिंग लिखी होती है 50 वॉट, 1000 वॉट, 1500 वॉट, कुछ भी लिखा हो, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी एनर्जी खाएगा वो, ठीक है। The SI unit of electric energy is joule. Actually, joule represents a very small quantity of electric energy, and therefore it is inconvenient to use where a large quantity of energy is involved. So for the commercial purpose, we use a bigger unit of electric energy, which is called kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule या फिर 3.6 megajoule. सो ये आपको पता है बहुत अच्छे से। और इसे हम प्यार से 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। सो द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द हीटर इज E व्हेन द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग द हीटर इज डबल, द एनर्जी डिसिपेटेड इज, ऑब्वियसली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू टाइम। तो अगर हमने टाइम को डबल कर दिया ओरिजिनल टाइम के, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पावर तो रेटिंग है किसी भी डिवाइस की, वो तो फिक्स होती है, ठीक है। इनटू नया टाइम कितना हो गया T डैश, तो E डैश कितना हो जाएगा
ट्वाइस ऑफ पीटी। अब पीटी क्या था, पावर इनटू टाइम क्या था, ओरिजिनल एनर्जी, तो ई डैश कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल एनर्जी का डबल। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आप 3 घंटे एसी चलाते हो, आप 6 घंटे एसी चलाते हो, तो 6 घंटे में ऑब्वियसली डबल एनर्जी कंजप्शन होगा। और यहां से आप डायरेक्टली एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम को डबल कर दो, एनर्जी कंजप्शन भी डबल हो जाएगा। इजी। The power of a lamp is 60 watt. The energy consumed in 1 minute. इसी लैंप की पावर 60 वॉट है और कितने टाइम तक उसे ऑपरेट करवाया गया, 1 मिनट तक। अब मिनट हमारे किसी काम का नहीं होता, आइदर ये आर में होना चाहिए टाइम या फिर सेकंड्स में होना चाहिए। सो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी विल बी 60 टाइम्स 60, मतलब 3600 जूल। इजी। The electrical refrigerator rated 400 watt operates 8 hours in a day. The cost of electrical energy is 5 rupees per kilowatt hour. Find the cost of running the refrigerator for 1 day. एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 400 वाट। इसे कितने टाइम के लिए चलाया जाता है, दिन में 8 आवर्स के लिए। अब जब भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन से कॉस्ट निकालनी हो तो आपको याद रखना है कि आपको किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोवाट आवर में कैलकुलेट करने के लिए टाइम को आप आर में रहने देंगे और पावर तो वॉट में ही गिवन है, तो एनर्जी कंजप्शन कितना हो जाएगा, सीधा पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी विल बी 400 टाइम्स 8, 8 4s are 32, सो 3200 वाट आर। क्योंकि पावर किस में थी, वॉट में थी, टाइम किस में था, आर में था। अब जरूरत पड़ेगी इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने की, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करा तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 1000 का ही मतलब होता है किलो, तो ये बन गया किलोवाट आवर। और यहां पे कितना आ जाएगा, 3.2। सो टोटल एनर्जी कंजप्शन इज 3.2 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर कितने की पड़ रही है, 5 रुपए की। सो 3.2 किलोवाट आवर कितने की पड़ेगी, ऑब्वियसली 16 रुपीस की। 3.2 times 5 will become 16. So answer will be 16. Easy. Calculate the energy transformed by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohm for 30 minutes. देखो इस क्वेश्चन में हमें करंट दिया गया 5 एम्पियर, रजिस्टर की वैल्यू दे दी गई है 2 ओम और टाइम 30 मिनट्स है और हमें एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म हुई का मतलब समझ रहे हो कि वो रजिस्टर एनर्जी लेके, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके किसी ना किसी काम में यूज कर रहा होगा, या तो हीट में कन्वर्ट कर रहा होगा, लाइट में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ट्रांसफॉर्म कितनी हुई है, ठीक है। सो एनर्जी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको ये आता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहां से पहले V कैलकुलेट कर लो, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो एक और एनर्जी का फॉर्मूला VIT। चॉइस इज योर्स, जितने फॉर्मूले याद होंगे उतना आपको फायदा है। मुझे याद है तो मैं ये लगाऊंगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम, ये चेंज नहीं होगा, टाइम 30 मिनट्स हो गया। सो 30 टाइम्स 60, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन किस में आ रहे हैं, सब जूल्स में आ रहे हैं, किलो मतलब 1000 है तो उसकी टेंशन नहीं है। जूल में आ रहे हैं तो आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सो एनर्जी कितनी हो जाएगी 25 टाइम्स 2 टाइम्स 1800, सो 50, 18 5 are 90, so 25 times 2 is 50 times 1800, 18 5 are 90, 1 0 और 2 और 0, तो ये बन जाएंगे किलो और साथ में लग जाएगा जूल। तो ये 3 जीरो ने क्या बनाया, किलो बनाया, तो मैंने ये ऑन द गो कर दिया। तो आंसर विल बी 90 किलो जूल। आसान सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फर्स्ट है 1 वाट आर, तो 1 वाट आर, अगर आप यहां पे 1 वाट को 1 वाट ही रहने दें और आर को सेकंड्स में चेंज कर लें, तो वाट और सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, जूल।
सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट केस बेस्ड है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ सब substances at 20 degree Celsius are given in the table. Based on the info in the table, answer the given questions. देखो सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन सबके लिए ना रेजिस्टिविटीज दे रखी है। रेजिस्टिविटीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जितनी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है उतना ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती रहती है, और जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उतना वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, उतना वो पुअर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंडक्शन कम होता जाएगा, पुअर कंडक्टर बनता जाएगा मटेरियल। सो विच इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना है, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन एंड मर्करी। तो इनमें से जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसकी भी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, वो सबसे बेटर कंडक्टर होगा। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की 1.6, बाकी सबकी इससे ज्यादा है। ठीक है, सो सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। विच एलिमेंट विल बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन? अब ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसका यूज करोगे? आयरन, कॉपर, टंगस्टन, मर्करी। आयरन का यूज इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, टंगस्टन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है इसमें, और ये हीट मारने लगता है गर्म होके, और इसको कहां पढ़ा था आपने? बल्ब में। तो अगर खंभों के ऊपर टंगस्टन की वायर लगा दी जाती तो हमें स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, पर आसपास गर्मी भी बहुत हो जाती। सबसे सही चॉइस है इन सब में से कॉपर, बट कॉपर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए कॉपर का यूज नहीं करा जाता। उसकी जगह पे हम लोग किसका यूज करने लगते हैं? एल्यूमिनियम का। तो हमारे घरों के बाहर जो ओवरहेड वायर्स होती हैं वो सब किससे मिलके बनी होती है? एल्यूमिनियम की। बट इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी एल्यूमिनियम का जिक्र नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग कॉपर के साथ में जाएंगे। ठीक है, नाइक्रोम इज यूज फॉर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी कि नाइक्रोम को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां से मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है वो हाई रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है, और अगर आप टेबल से देखोगे तो इसकी रेजिस्टिविटी इन सब में से सबसे ज्यादा है, 100 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो एक तो इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है जो कि हमें टेबल से पता है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। पहली बात तो बर्न अप नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब एयर के साथ में रिएक्ट करके खुद नहीं जलने लग जाता। सो इसलिए हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर नाइक्रोम का यूज लेते हैं। सो बोथ ऑफ द अबव। सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं करते हैं? अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइसेस को लगा दोगे ना तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम तो आपको पता है कि अगर एक भी डिवाइस फेल हो गया तो आपके सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। सपोज करो ये बर्न हो गया तो सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। एक भी डिवाइस को आपको ऑन करना है तो आपको सबको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये वाले ऑप्शन नहीं है। तो इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है क्लोजेस्ट है? करंट ड्रॉन इज मोर और करंट ड्रॉन इज लेस। ऑब्वियसली बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप कनेक्ट कराओगे तो सब में से सेम करंट जाएगा, तो सब मिलके एक हाई रेजिस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस की वजह से I इज इक्वल टू V अपॉन R, करंट ड्रॉन क्या हो जाएगा? अगर R बढ़ रहा है तो करंट ड्रॉन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो सारे डिवाइसेस को बहुत कम कम करंट मिलेगा और वो वैसे भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो दिस कुड बी द रीजन आउट ऑफ दिस 4। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक डिवाइस को रन करने के लिए अगर 5 एम्पेयर करंट चाहिए और उसको सिर्फ 1 एम्पेयर मिल रहा है तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों प्रेफर नहीं करोगे डोमेस्टिक सर्किट्स में। बट ज्यादा अच्छे रीजन क्या है कि अगर एक डिवाइस फेल होता है तो बाकी सब फेल होता है, बट जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये सही दे रखा है। द करंट ड्रॉन इज लेस, करंट कम लिया जाएगा सर्किट से और सारे डिवाइसेस अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे। इजी, और रिलेशन आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा।
नेक्स्ट केस स्टडी आ रही है बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. The direction of the flow of current is always opposite to the direction of the flow of the electrons in the current. The electric potential is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field. The amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point in an electric field is defined as the potential difference between those 2 points. The potential difference between those 2 points A and B is given by VB minus VA, which is also equals to the work done to move a charge from B to A. The SI unit of potential and potential difference is volt. तो सारी कहानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की है जो कि आपको ऑलरेडी आती है. The 2 coulomb of charge is flowing through the conductor in 100 seconds. Then what is the current through the conductor? करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T. तो 2 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.02 एम्पियर. आसान सी बात है. Which of the following is true? Current flows from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell outside the cell. पहला ही ट्रू है. करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है आउटसाइड द सेल. बाकी भी पढ़ लेते हैं. द नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. ये भी सही है. द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये भी सही है. मतलब ऑल ऑफ दिस. ठीक है. तो ऐसे कभी पहला पढ़ के मत छोड़ देना जैसे मैं छोड़ने वाला था. सारे सही थे इसमें से. इजी. The potential difference between 2 terminals of the battery is if 100 joule of work is done or required to move 20 coulomb of charge from one terminal to another terminal of the battery. देखो V is equals to क्या होता है? The work done to move a charge between 2 terminals of the battery or 2 points within the electric field. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5 वोल्ट. ठीक है. क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में. मिसप्रिंट है तो किसी को भी एक सही करके हम लोग हमारा आंसर कर देंगे. ठीक है. 5 वोल्ट. अभी तो कर सकते हैं ना. बोर्ड नहीं है. घर का बोर्ड है. The number of electrons flowing per second in a conductor if 1 ampere current is passing through it 6.25 into 10 to power 18 electrons. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. The voltage can be written as, वोल्टेज को आप कैसे लिख सकते हो? तो V is equals to होता है W अपॉन Q. थोड़ा सा ना मिसप्रिंट है तो एक्चुअल में इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. एक्चुअल में ये वाली लाइन दोबारा आ रही है और यहाँ पे अपॉन का साइन गायब हो गया. तो अगर मैं I का फॉर्मूला लगाऊं I इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T. तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IT. तो क्या बन जाएगा W अपॉन IT. तो वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम. तो ऑप्शन बी करेक्ट था. तो वैल्यू विल बी वर्क अपॉन IT. वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम. नेक्स्ट होगा ओम्स लॉ पे बेस्ड. द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम कॉल्ड ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट थ्रू a metallic conductor is proportional to the potential difference applied between its end provided the temperature remains constant. That is I is directly proportional to V and which gives us V is equals to IR. This is the value you all know, where R is a constant for the conductors and it is called the resistance of the conductor. Although Ohm's law has been found valid over the large class of materials, there do exist materials and devices used in the electric circuit where the proportionality of V and I does not hold. तो बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ ये आपको ऑलरेडी पता है. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या बने इसके ऊपर. If both the potential difference and the resistance in the circuit are doubled, अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों को डबल कर दिया जाए तो
करंट का क्या होगा? तो सबसे पहले तो से मैं करंट निकाल लेता हूं, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो ऐसे केस में अब जब इनको डबल कर दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को, तो न्यू करंट क्या हो जाएगा? V डैश अपॉन R डैश। तो V डैश की वैल्यू कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ V। R डैश कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ R। 2 से 2 कैंसिल, तो I डैश कितना आ जाएगा फिर से? V अपॉन R। तो I डैश और I आपस में इक्वल है, देखो, तो करंट विल रिमेन सेम। आसान सी बात है। For a conductor, the graph between V and I is there. Which of the following is correct? किसी कंडक्टर के लिए VI ग्राफ कैसा बनता है? किसी कंडक्टर के लिए VI ग्राफ हमेशा एक लाइन बनती है जो कि टाइम के साथ में ऊपर जाती है, ठीक है, कुछ ऐसे, राइट। अब आप बाकी में देखेंगे तो ये IV ग्राफ को ऊपर सेंड कर रहा है, VI ग्राफ को नीचे सेंड कर रहा है, और IV ग्राफ को बीच में से कहीं से सेंड कर रहा है। तो यहां पे ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि जब I 0 था तब भी थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत लगने पे भी करंट स्टार्ट नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस की तो कुछ वैल्यू लग रही थी बट करंट शुरू नहीं हुआ। तो रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इंक्रीजिंग स्लोप वाली लाइन को ही VI कर्व पे एज अ रेजिस्टेंस शो करते हैं, प्लस अगर इनिशियल वैल्यू करंट की 0 भी हो फॉर सम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देन इट आल्सो ट्रू फॉर द कंडक्टर्स। The slope of VI graph, V is on x-axis and I is on y-axis. V x-axis पे हो, I y-axis पे हो, तो ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस, सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। When a battery of 9 volt is connected across a conductor and the current flows is 0.1 ampere, जब एक 9 वोल्ट की बैटरी को एक रजिस्टर से कनेक्ट करवाया जाता है और करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर हो जाती है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। R क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो 9 अपॉन 0.1, डेसिमल हटाया, कितना आ जाएगा? 90 ओम। आसान सा क्वेश्चन था ये। By increasing the voltage across the conductor, the current will also increase because V is directly proportional to I. अगर आप V को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली I भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसकी लेंथ, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल की प्रॉपर्टीज से मिलकर बना होता है। आसान सी बात है, इजी। The obstruction offered by the conductor in the path of the flow of current is called resistance. The SI unit of resistance is ohm. It has been found that the resistance of a conductor depends upon the temperature of the conductor. As the temperature increases, the resistance also increases. But the resistance of alloy like manganese, constantine, and nichrome is almost unaffected by the temperature. The resistance of a conductor also depends on the length of the conductor and the area of cross section of the conductor. More be the length, more be the resistance, more be the area of cross section, lesser be the resistance. So R resistance जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस होगा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जब इन दोनों को मिला लिया जाता है तब बनता है ये फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। बट इनके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी होता है, दैट इज टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बट कुछ मटेरियल्स में टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आसान सी बात। Which of the following is not well desired in a material being used for making electric wires? इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए आप कौन सा फैक्टर डिजायर नहीं करोगे? ऑब्वियसली हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि आप वायर्स बना रहे हो तो उनका काम है करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करना, और ऐसा करने के दौरान अगर उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा पावर खुद ही कंज्यूम कर लेंगी, और उस पावर कंजप्शन को किसी ना किसी फॉर्म में यूज करेंगे। इन जनरल हमें पता है कि वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाने लगेंगे और वो वायर जल जाएंगे। तो हाई रेजिस्टेंस इज नॉट
रिक्वायर्ड, हमें हाई कंडक्शन चाहिए होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, बट नॉट द हाई रेजिस्टेंस, सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस. The VI graph for two metallic wires A and B is given. What is the correct relationship between their temperatures? दो मेटेलिक वायर्स के अंदर VI ग्राफ हमें दे रखा है, एक्चुअल में I Y एक्सिस पे है और V X एक्सिस पे है. हमें इनके टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशन बताना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा. As the temperature increases, resistance also increases. ठीक है, हमें एक रिलेशनशिप दे रखी है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की. तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा शो होगा. अगर आप IV ग्राफ को समझते हो तो IV ग्राफ में जिस पर्टिकुलर कंडक्टर का स्लोप कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ A in this graph, resistance of A will be more than resistance of B, right? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ चुका है. एक तरीका ये करने का, तो आप बोल सकते हो TA is greater than TB. Two wires of the same material but one of length L and area of cross section is A. Another is of length 2L and area of cross section A by 2. Which one of the following is correct? देखो सेम मटेरियल है, मतलब दोनों वायर्स के लिए अगर मैं रेजिस्टिविटी देखूं तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 आएगा. तो अगर मैं फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं R1, सो R1 का फॉर्मूला हो जाएगा ρ1 L1 अपॉन A1. ऐसे ही R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ρ2 L2 अपॉन A2. तो R1 फर्स्ट वायर के लिए मैंने ले लिया रेजिस्टिविटी ρ1 और ρ2 आपस में इक्वल थे, उसकी लेंथ L दी गई है और क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया गया है. जबकि सेकंड वाली वायर के लिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, उसकी लेंथ कर दी गई ट्वाइस ऑफ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A बाई 2. ऊपर भेजा तो R2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई A. L बाई A क्या था, फर्स्ट वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस या फर्स्ट वाले वायर का रेजिस्टेंस. तो यहां से हमें क्या पता पड़ा कि R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1 है. टाइम कम हो तो कहानी याद रखना कि जब आप एरिया रिड्यूस करेंगे तो जिस फ्रैक्शन से आप रिड्यूस करेंगे उसी फैक्टर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. जब आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जिस फैक्टर से इंक्रीज करेंगे उसी फैक्टर से आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो हमने लेंथ को डबल करा, रेजिस्टेंस उसकी वजह से डबल हो गया. फिर एरिया को भी हाफ करा तो रेजिस्टेंस उसकी वजह से भी डबल हो जाएगा. ठीक है. For the same conducting wire, resistance is higher in summer, resistance is higher in winter, resistance is same in summer and winter, and none of this. तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन दिया गया है कि सेम वायर के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. सिंपल. A wire of resistance 20 ohm is cut into 5 equal pieces. The resistance of each part 20 ओम की वायर है, उसको 5 इक्वल पीस में कट करा तो हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है. अगर हमने L बाय 5 करा है, लेंथ बाय 5 करा है तो R बाय 5 भी हो जाएगा. आसान सी बात. तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओम. इजी. सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर मतलब नेटवर्क के ऊपर एक और क्वेश्चन है. Two or more resistances are connected in series or in parallel or both, depending upon whether we want to increase or decrease the circuit resistance. The two or more resistances are said to be connected in series if the current flowing through each resistor is same. The equivalent resistance in series combination is given by R1 plus R2 plus R3. तो चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, तो ये कोई नई चीज है नहीं आपके लिए. ठीक है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में. When three resistors are connected in series with a battery of voltage V and the voltage drop across the resistors are V1, V2 and V3, which of the relation is correct? देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा कि इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, इसके अबाउट कितना निकलेगा और लास्ट इसके अबाउट कितना निकलेगा. तो R1 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, R3 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस V3 है. तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन को डिराइव कर रहे थे तब आपको एक रूल बताया गया था कि V जो होता है
वो सीरीज में लगे हुए सभी रजिस्टर्स के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होता है, और ये रूल कहलाता था केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ऑल्दो ये टर्म 12th में यूज करी जाती थी, बट ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आसान सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, when the three resistors each of resistance R ohm are connected in series, then equivalent resistance will be, three resistors हैं जिनका सबका रेजिस्टेंस R ohm है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R। तो मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3R। अब यहां से ऑप्शन से आपको पहचानना कि कौन सा सही है। R/2 हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड खाली पड़ी है, मतलब यहां पे आपको R इक्विवेलेंट डाल के देखना है। क्या R इक्विवेलेंट की वैल्यू R से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, 3 टाइम्स है। क्या R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 से कम है? नहीं, गलत। क्या R की वैल्यू R से कम है इक्विवेलेंट की वैल्यू? नहीं, गलत। तो ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट जो होगा वो R से ग्रेटर होगा। तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाके आंसर देना है, सही आंसर को कंपेयर करके। आसान सी बात, ऑप्शंस देखने बहुत जरूरी होते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। There is a wire of length 20 centimeter and having the resistance 20 ohm cut into 4 equal pieces and joined in the series, the equivalent resistance will be 20 ohm। क्यों? वायर को काट के फिर से अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली उतना ही रहता है। अगर आप वायर्स को कट करके फिर से सीरीज में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। पैरेलल जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। So answer will be 20 ohm. In the following circuit, find the equivalent resistance between A and B, where R is 2 ohm. देखो A आए, B आए, एक वायर चल रही है जिसपे सबसे पहले एक रजिस्टर लगा हुआ है, देन वायर घूम गई, फिर से एक रजिस्टर लगा हुआ है, देन एक वायर फिर से घूम गई, देन फिर से रजिस्टर लगा हुआ है, और ऐसे करके 2 रजिस्टर और लगे हुए हैं। अगर आप A और B को पकड़ के इसको ऐसे खींच दोगे तो सारे रजिस्टर्स आपस में कैसे दिखाई देंगे आपको? सीरीज में, क्योंकि ये सब टेक्निकली एक ही तो वायर पे है। अब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। और ऐसे कितने रजिस्टर्स हमारे पास में है? 1 2 3 4 5। तो अगर n रजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया जाता है जिनका सबका रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? n टाइम्स r, और यहां पे हमारा n 5 है और r की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। तो फाइनल आंसर विल बी 10 ओम। आसान सी बात, इजी है। In the given circuit, the current in each resistor is, इस सर्किट में हर रजिस्टर का करंट क्या होगा? अब इस सर्किट की खास बात क्या है कि सभी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो करंट सब में से सेम जाने वाला है। यहां से अगर करंट I निकल रहा है तो सब में से सेम अमाउंट ऑफ करंट जाके घूम के फिर से बैटरी में आएगा। तो करंट निकालने के लिए पहली चीज की जरूरत आपको पड़ेगी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट विल गिव यू 6 ओम। अब 6 ओम हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया। I कितना हो जाता है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज 18, R इज 6, कैंसिल करा, सो दैट विल गिव यू 3 एम्पियर। तो सब में से 3 एम्पियर का सेम करंट फ्लो करेगा। आसान सी बात है। नेक्स्ट केस बेस्ड प्रॉब्लम है ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हीट एनर्जी, just as mechanical energy used to overcome friction is converted into heat. In the same way, electrical energy is converted into heat energy when the electric current flows through the resistance wire. The heat produced in the conductor when a current flows through it is found to depend directly upon the strength of current, that is I, the resistance of the current, that is R, and the time for which current is flowing through the conductor, and the expression of the heat is given by I square RT. The electrical fuse, electrical heater, electric iron, electric geyser, etc. are based on the heating effect of current. तो बस यहां से हमें एक फॉर्मूला पता पड़ गया कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो I स्क्वायर RT लिया जाता है, जहां पे I करंट होगा, R रेजिस्टेंस होगा, T टाइम होगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला आपको पता है VIT होता है, और इसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है V स्क्वायर अपॉन R टाइम्स T।
ठीक है, ये भी हीट का फॉर्मूला है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट? हीटिंग एलिमेंट जो हीटिंग वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा गीजर हो गया या हमारा हीटर हो गया, तो उनके अंदर एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे, और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने से वो ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर पाएगा, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कर पाएगा क्रिएट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, हाई हो, ताकि वो उस टेम्परेचर पे जाके खुद ही मेल्ट ना हो जाए। हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, आसान सी बात है। वन वे और अनदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑब्वियसली एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे सर्किट के फेज वाले वायर में सीरीज में लगा दिया जाता है। अब उसका काम होता है कि करंट को अनइंटरप्टिवली भेजते रहना सर्किट के अंदर, जब तक कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। जैसे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो गर्म होकर खुद से जल जाता है। तो गर्म होकर जलने के लिए उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और उसका रेजिस्टेंस भी लो होना चाहिए, ताकि वो सर्किट के अंदर करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करवाता रहे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके लिए, क्या प्रॉपर्टीज चाहिए हमें? लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। When the current is doubled in the heating device and the time is halved, the heat energy produced is, देखो हीट एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा होता है आई स्क्वायर आर टी। इसको मान लो ये ओरिजिनल हीट एनर्जी है। अब वो कह रहा है करंट जो है उसको आप डबल कर दो, तो एक न्यू करंट मैंने मान लिया आई डैश विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई, एंड टाइम इज हाफ, टाइम को कह रहा है हाफ कर दो, तो टाइम इज 1/2 ऑफ टी। सो ऐसे में जो हीट अब नई प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, आई डैश स्क्वायर आर टाइम्स टी डैश, तो एच डैश विल बी 2i का स्क्वायर, आर सेम रहेगा, और टी डैश की जगह क्या आ जाएगा, ओरिजिनल टाइम का हाफ। तो अपेरेंटली ये बन जाएगा 4i स्क्वायर आर टी ओवर 2, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2i स्क्वायर आर टी। अब ये 2i स्क्वायर आर टी ओरिजिनल वाली हीट के लिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये ओरिजिनल वाली हीट का डबल है। तो ऐसे में जो न्यू हीट प्रोड्यूस होगी वो डबल ऑफ द ओरिजिनल हीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ फ्यूज वायर मेल्ट्स एट 5 एम्पियर। It is desired that the fuse wire of the same material melts at 10 ampere. The new radius of the wire is, एक फ्यूज वायर है जो 5 एम्पियर पे मेल्ट हो जाता है, और अब हमें एक ऐसे फ्यूज वायर की रिक्वायरमेंट है सेम मटेरियल की जो कि 10 एम्पियर पे मेल्ट हो। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो फ्यूज वायर की लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जहां उसे लगाना है वो स्पेस फिक्स होता है फ्यूज वायर का। आप उसका क्या चेंज करोगे? एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस ये डिसाइड कर रहा है कि वो कितने करंट को अपने अंदर से अलाउ करेगा एंड वो कब मेल्ट होगा। तो रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, और टेम्परेचर पे। हालांकि टेम्परेचर को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लो कि ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस R था, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आसान सी बात है, देखना न्यू वायर का रेजिस्टेंस, न्यू वायर के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस बनाऊं तो वो R डैश होगा, R डैश होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा करंट फ्लो करवाना है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ उसने बोला नहीं है बदलने को, हमें एरिया चेंज करवाना है। अब ये रेजिस्टेंसेस मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? मान लो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था इन दोनों ही केसेस में वो V था। तो फर्स्ट केस में अगर मैं करंट निकालना चाहता हूं तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I1 हमें दे रखा है 5 एम्पियर, पहले वो 5 एम्पियर अपने अंदर से अलाउ कर पा रहा है, तो 5 एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा I1। V की वैल्यू हमने V रखी और R की वैल्यू हमने क्या लिख ली, रो L अपॉन ए, ये ऊपर चला गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेकेंड केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये हमने V माना हुआ है दोनों ही केसेस में। फिर से लेकिन जो करंट होगा I2 हो जाएगा, और इस बार V अपॉन हमें R डैश रखना पड़ेगा, ठीक है। तो I2 जिसकी वैल्यू हमें पता है कि अब हमको 10 एम्पियर का करंट इसमें से पास करवाना है, तो 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू V सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, L सेम रहेगी, चेंज क्या हो जाएगा, A डैश एरिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां से एम्पियर हटा रहा हूं, वैसे लिखनी भी नहीं चाहिए इक्वेशंस के अंदर। यहाँ पे ये A है वो A डैश है, क्या करना चाहिए अब मुझे,
इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का सीधा सीधा रेशो ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2/1 किया, तो 2/1 करा तो 10/5 LHS में आ गया। RHS में कितना आ जाएगा, VA डैश अपॉन रो एल और VA अपॉन रो एल। देखो रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, V से V कैंसिल, 10/5 कितना हो जाएगा 2। सो 2 इज इक्वल्स टू A डैश अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो A डैश कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A। तो न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया का डबल होना चाहिए, न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया का डबल होना चाहिए। हमसे पूछा गया कि नई रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी। तो रेडियस निकालने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया को पुट करूंगा पाई आर डैश का स्क्वायर, न्यू रेडियस मान लो आर डैश है, और ओरिजिनल एरिया को पुट कर रहा हूं 2 इंटू पाई ओरिजिनल रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर अंडर रूट। तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ r, और आपको पता है ना √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो न्यू रेडियस विल बी 1.4 टाइम्स दी ओरिजिनल रेडियस दैट इज r। तो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इनमें, 1.4 टाइम्स दी ओरिजिनल रेडियस, समझ गए। तो ये था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, when a current of 0.5 ampere passes through the conductor for 5 minutes and the resistance of the conductor is 10 ohm, the amount of heat produced, heat का फॉर्मूला I is equals to क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। देखो I हमें मिला हुआ है 0.5 amps, रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 10 ohm और टाइम हमें मिला हुआ है 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड्स। टाइम को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। सो हीट प्रोड्यूस विल बी I स्क्वायर RT। तो H कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, R 10 है और टाइम कितना हो जाएगा 300। तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 टाइम्स 3 इंटू 1000 लिख रहा हूं मैं इसको। सो 250 टाइम्स 3 बोले तो 750 जूल्स। So heat produced will be 750 joules। आसान सी बात है, इजी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर एक और केस बेस है। श्याम मेड वन सर्किट फॉर हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, he used 5 resistances, 2 of 3 ohm, 1 of 1 ohm, 1 of 3.6 and another is 6 ohm and the battery of 4.5 volt. The circuit diagram is given below. So first part है the total resistance of the parallel combination is। देखो इस सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो यहां पे आप नोटिस करो कि ये दोनों तो आपस में सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 और 3 का 4 ओम और ऊपर 6 ओम इनके पैरेलल में। तो जब भी दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो हम डायरेक्टली उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर में उनका प्रोडक्ट रख के डिनोमिनेटर में उनका एडिशन रख के। सो आरपी कितना हो जाएगा 2.4 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2.4 ओम। आसान सी बात है, इजी। सेकंड पार्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट। देखो हम लोगों ने अब तक इतने से पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया 2.4 ओम। अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस करके बाकी के सर्किट को एज इट इज बना दूं, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 3.6 अपनी जगह पे रहेगा, यहां 2.4 आ जाएगा, यहां 3 ओम आ जाएगा। सो ये तीनों रजिस्टर्स आपस में कैसे दिखाई देंगे सीरीज। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा पूरे सर्किट का, दैट विल बी 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3। सो आर इक्विवेलेंट विल बी 9 ओम। अब हमें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है, सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 4.5। तो आई कितना हो जाता है, आई हो जाता है, अच्छा आई तो पूछा ही नहीं है,
मैं आई फिर भी निकाल लेता हूँ, आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, क्योंकि नेक्स्ट पे आई पूछा जाएगा। सो आई विल बी v इज 4.5 अपॉन r इज 9, तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। देखो इस वाले में तो 9 ओम था, अगले वाले में करंट ही पूछो ना, ये रहा 0.5 एम्पियर। उसका अगला, अब आगे देखते हैं आगे क्या रह गया। करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। अब थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हुआ है कि 6 ओम वाली ब्रांच का करंट कितना होगा। देखो 6 ओम वाली ब्रांच एक्चुअल में यहां पे है, ठीक है। अब इस सर्किट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पूरे सर्किट में से मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि 0.5 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अगर मैं यहां से इसको दिखाऊं तो 0.5 एम्पियर यहां से चलना शुरू हुआ, 3.6 में से 0.5 एम्पियर गया, इस पॉइंट पे आगे करंट डिवाइड होगा दो ब्रांचेस में, और वापस फिर यहां आके वो दोनों करंट मिल जाएंगे। सो अब मुझे ये पता है कि सर्किट में करंट 0.5 था, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और ये पॉइंट्स आपको पता है कि जंक्शंस कहलाते हैं, यहां पे ए यहां पे बी। तो यहां से करंट जो आया वो 0.5 एम्पियर था। अब हो ना हो यहां से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2, और फिर से दोनों करंट मिलके फिर से इस जगह पे 0.5 एम्पियर बनाएंगे। बट हमें सिर्फ 6 ओम वाली ब्रांच से क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो उसका जुगाड़ क्या होता है, उसका जुगाड़ होता है I टाइम्स R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में से करंट निकालना है जो मैंने दिखाई है। अब ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका बहुत लंबा मेथड भी है, बट ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिचुएशन तभी आप लगा सकते हो जब आपके पास में, मतलब ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 हो, यहाँ से कोई करंट I आ रहा हो, और फर्स्ट वाली ब्रांच में से R1 वाली ब्रांच में से जाता हुआ करंट को आपने I1 अज्यूम करा हो, और सेकंड वाली ब्रांच में से जाने वाले करंट को आपने I2 अज्यूम करा हो। तो इसके लिए जो करंट आएगा I1 वो कैसे निकलेगा, दैट टोटल करंट जो बाहर से आ रहा है I इनटू सेकंड वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों के रेजिस्टेंस का एडिशन। ठीक है, करके देखें क्या वैल्यू आती है। सो इन दोनों का एडिशन तो हमें पता है 4 ओम था, तो हमारे इस केस में R1 कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे सारे वेरिएबल्स लिख देता हूं। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी 6 ओम, सेकेंड वाली ब्रांच में कितना हो जाएगा 4 ओम। सो अपेरेंटली I1 जो आना चाहिए इस फॉर्मूला से वो आना चाहिए 0.5 टाइम्स R2 है 4 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 4। तो 0.5 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 2.0 अपॉन 10, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 एम्पियर। अब इसका लास्ट पार्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3.6 ओम विल बी। देखो हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करवा दिया जाता है तो उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स का एडिशन किसके इक्वल हो जाता है, सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। तो पहली बात तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 4.5 वोल्ट होगा, मैंने लिख दिया, अगर यूज में आएगा तो यूज में ले लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये तो बस मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें से करंट कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर जा रहा है, सीधा इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR 3.6 टाइम्स 0.5, तो V इज इक्वल्स टू 36 टाइम्स 5 अपॉन 100, 36 5 are 180, 1 upon 100, 180 upon 100 will be 1.8, so the value will be 1.8 volt. Similarly आप इसके लिए भी निकाल सकते हो 3 into 0.5 that will be 1.5 volt. अब जब आपने इन दोनों के लिए निकाल लिया तो आप ये फॉर्मूला यूज लेके थर्ड वाले के लिए भी निकाल सकते हो, दैट इज 1.8 प्लस V2 प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 4.5, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 माइनस 3.3, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 वोल्ट्स। आसान सी बात है। तो पूछ एक चीज रहा है, मैं आपको 3 चीजें निकाल के दे रहा हूं, किसी करना चाहो तो कर लो, बाकी आसान है तो। Aditya decided to complete his physics project
he purchased 3 resistors 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm from the shop. Later he purchased a 6 volt battery, a switch which works as a key and an ammeter to complete the circuit shown below. देखो 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है, और ये सब एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच और एक एमीटर से कनेक्टेड है. ठीक है. सो फाइंड द करंट थ्रू 5 ohm. 5 ohm के थ्रू करंट आपको निकालना है. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ये फायदा होता है कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो आपको ओवरऑल करंट निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपसे पूछा नहीं गया तो. आप सीधा इस 5 ohm के थ्रू करंट कैसे निकाल सकते हो? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R अप्लाई करके, मतलब ओम्स लॉ लगा के. सो I कितना हो जाएगा? 6/5. सो दैट विल गिव यू 1.2 एम्पियर्स. आसान सी बात है, इजी. नेक्स्ट, फाइंड द करंट थ्रू 10 ohm. 10 ohm से करंट निकालने के लिए फिर से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. V कितना है? 6. इस बार हमारा R कितना है? 10. दैट विल गिव यू 0.6 एम्पियर. फाइंड द करंट थ्रू 30 ohm. 30 ohm से करंट निकालना है, तो फिर से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. सो V कितना? 6. R कितना? 30. 1/5. 1/5 को आप क्या लिख सकते हो? 0.2 एम्पियर. फाइंड द टोटल करंट ऑफ द सर्किट. अब देखो, सिंस आपने 3 करंट अलग अलग निकाल लिए, तो अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है फॉर नाउ. अगर आपको टोटल करंट चाहिए तो हमें पता है कि फर्स्ट वाली ब्रांच में से, दैट वाज 5 ohm, 5 ohm में से करंट था 1.2 एम्पियर. देन 10 ohm में से था 0.6 एम्पियर, तो हो गया 1.8 एम्पियर. एंड देन लास्ट 30 ohm में से 0.2 एम्पियर, दैट मीन्स 2 एम्पियर. तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर. अब आप सर्किट का टोटल करंट पता पड़ गया जो यहां से आ रहा है. आपको सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था 6 वोल्ट. अब क्या आप इस डेटा का यूज करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 3 ohm. ठीक है. और आई गेस वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो V कितना था? 6 वोल्ट. और टोटल करंट कितना निकला है यहां से? 2 एम्पियर. कैंसिल करेंगे तो 3 ohm. तो रिवर्स अप्रोच से ये क्वेश्चन करवाया गया है हमसे जानबूझ के, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को उल्टा भी देख लें. जनरली हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, फिर हम लोग निकालते थे यहां से कितना करंट आएगा, फिर हमसे अलग अलग ब्रांचेस में करंट पूछा जाता था. जबकि इसमें हमसे सबसे पहले करंट पूछा गया ईच ब्रांच में, देन उनका एडिशन करके हमें टोटल करंट पता पड़ गया, और फिर हमने सिंपली ओम्स लॉ लगा दिया सर्किट के अंदर, ये मानते हुए कि सर्किट का ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है. यहां पे करंट हमें ऑलरेडी पता था 2 एम्पियर है, वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता था 6 वोल्ट है. आसान सी बात, इजी. Aditya decided to complete his physics project. He purchased 3 resistors 4 ohm, 8 ohm and 8 ohm from the shop. Later he purchased 8 volt battery, a switch which works as a key and the ammeter to complete the circuit given below. तो कहानी वही है, बस इस बार रजिस्टर्स बदल गए. इस बार 8 और 8 को इसने पैरेलल में कनेक्ट करा है, फिर एक एमीटर लगाया है ऊपर की तरफ, फिर वहां से 4 ohm का रजिस्टर कनेक्ट करा है, फिर एक बैटरी, फिर की, फिर सेकेंड एमीटर. ठीक है. सो सर्किट थोड़ा इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ohm रजिस्टर्स? कितना हो जाएगा? 8/2, दैट इज 4 ohm. जब भी इक्वल रजिस्टर्स को पैरेलल लगाया जाता है तो ऊपर उनका रेजिस्टेंस, नीचे नंबर ऑफ रजिस्टर्स से आप डिवाइड कर सकते हो. सिंस एमसीक्यू है तो पूरी डिटेल में सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है. आसान. फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट. सर्किट का पूरा करंट निकालना है. अब देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ohm. अब एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ये बस सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं. तो ये 4 और 4 आपस में कैसे? सीरीज में. तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 + 4 मींस 8 ohm. और I निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट. सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट. तो 8/8 कैंसिल करके कितना बन जाएगा? 1 एम्पियर. आसान सी बात है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टेंस. हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे हम लोग? IR, दैट इज ओम्स लॉ.
तो V across this 4 ohm resistor will be 1 times 4, that will give you 4 volt. आसान सी बात है. Find the power dissipated in 4 ohm resistor. इस 4 ohm ने कितनी पावर कंज्यूम करी है, कितनी पावर डिसिपेशन करा है. तो पावर का फॉर्मूला होता है P is equals to VI. अब हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो 4 वोल्ट आया था, और पूरे सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर. तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 4 वाट. फाइंड द डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग. अब ये दोनों एमीटर अगर आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर ऐसे एमीटर होते हैं जिनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, तो इनकी रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बिकॉज दोनों ही सेम सर्किट में कनेक्टेड है, तो इन दोनों में से सेम करंट जाएगा. देखो क्यों, यहां से करंट चला 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहां से होता हुआ आया, तो इसने कितना रीड करा 1 एम्पियर. अब ये करंट इस पॉइंट पे डिवाइड हो गया है, दो ब्रांचेस से पास हुआ, और सिंस ये दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस सेम है तो एग्जैक्टली ये 50-50 हो जाएगा. तो 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर दोनों में से पास हुआ. देन इस पॉइंट पे आके ये फिर से कंबाइंड हुआ, 1 एम्पियर बना, और इसमें से भी 1 एम्पियर होके जाएगा. अगर ये एमीटर यहां लगा होता तो रीडिंग अलग आती, बट एमीटर कहां लगा है, मेन वाली ब्रांच में, जहां से करंट हमेशा कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है. ठीक है, अगर यहां की बजाय यहां होता तो हम बोलते हैं कि हाँ इन दोनों में रीडिंग का डिफरेंस है. आसान सी बात है, इजी.